तुम लोग रीड कर रहे हो पढ़ाने के बाद मेरे, क्योंकि अगर रीड नहीं करोगे बुक को तो कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ सुनने से समझने से कुछ नहीं होता जब तक आप प्रॉपर्ली उसको रीड आउट नहीं करो बुक से। रीड करना मस्ट है आफ्टर एवरी लेक्चर एंड प्रेफरेबली बिफोर द लेक्चर इज। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सब ज्वाइन कर लें तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, ठीक है, ब्रीफ रिव्यू पिछले लेक्चर का। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने किया था स्टार्ट, हमने पहले तो क्लासिफिकेशन रिवाइज करवाई थी मैंने, और उसके बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन किया था, तो वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ और फिर हम आगे प्रोसीड ऑन करेंगे। आज हमें प्रॉपर्टीज करनी है। ठीक, तो लास्ट टाइम सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन से, मैं लगा देती हूँ और वो वहाँ से पहले रिवाइज करना। क्लासिफिकेशन तीन तरह से होती है, शेप एंड साइज ऑफ द अलॉय पार्टिकल्स। नंबर 1 था लेथ कट, नंबर 2 है स्फेरिकल स्फीरॉइडल और नंबर 3 था एडमिक्स। लेथ कट बनाने का तरीका ये है कि हम इन लेंगे जो कि ब्लॉक्स होते हैं, लेंगे और अलॉय के पार्टिकल्स के अलॉय के ब्लॉक्स बने हुए हैं, और यहाँ पे कौन से अलॉय की बात हो रही है, सिल्वर टिन अलॉय। ठीक है, सिल्वर टिन का हमने अलॉय लिया, उसके ब्रिक्स बने हुए हैं ऑलरेडी, उन ब्रिक्स की हमने फाइल करनी है, बेसिकली उसको कट करना है हमने। वो जब कट होंगे तो वो डिफरेंट शेप्स के होंगे, इरेगुलर शेप होगा, कोई रेगुलरिटी नहीं होगी, और वो कहलाएंगे लेथ कट। अच्छा, लेथ कट में दो तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। नंबर 1 होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट, नंबर 2 अलॉय एजिंग। होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट जो था उसमें ये था कि हमने हमारा अलॉय है उसे कट करने से पहले, मतलब लेथ कटिंग से पहले होता है होमोजेनाइजेशन हीट ट्रीटमेंट, वो हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे फॉर सेवरल आवर्स, और उसके बाद जब वो होमोजेनाइजेशन हो जाएगी तो उसके बाद हम अलॉय को कट करना शुरू करेंगे। अच्छा, दूसरा था अलॉय एजिंग। अलॉय एजिंग में क्या है, जब लेथ कटिंग हो जाएगी तो हमें रेसिडुअल स्ट्रेसेस खत्म करने के लिए अलॉय एजिंग करनी है, और एजिंग से फायदा ये होगा कि हमारे जो लेथ कट अलॉय पार्टिकल्स हैं उनको स्टोरेज के लिए ज्यादा मिलेगा, और जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस लेथ कटिंग की वजह से आ गए थे वो भी हट जाएंगे। अच्छा, होमोजेनाइजेशन का मेन मकसद क्या था कि हमने यूनिफॉर्मली मेटल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे इनगट में, ताकि जब हम उसकी फाइलिंग करें, कट करें उसको लेथ कट पार्टिकल्स में, तो हर पार्टिकल में सारे मेटल्स इनकॉर्पोरेट हुए हुए हो, स्पेशली सिल्वर टिन आए हर पार्टिकल में। ऐसा नहीं हो कि कुछ पार्टिकल्स में सिल्वर टिन प्रेजेंट हो, कुछ पार्टिकल्स में नहीं हो, क्योंकि सिल्वर टिन इज द बेसिस ऑफ मेकिंग अ रिएक्शन प्रोडक्ट। ओके, दूसरे टाइप थे स्फीरॉइडल, उसको फॉर्म करने का प्रोसीजर था एटमाइजेशन। एटमाइजेशन के थ्रू वो के थ्रू बनते हैं। एटमाइजेशन में हम क्या करते हैं, मोल्टन अलॉय को लेते हैं, स्प्रे करेंगे, इनर्ट एक कॉलम होगा जिसके अंदर इनर्ट गैस फिलअप हुई हुई होगी, जैसे ही स्प्रे करते जाएंगे ड्रॉपलेट्स नीचे गिरेंगे, ड्रॉपलेट सॉलिडिफाई होंगे और राउंड शेप होंगे, स्फेरिकल और स्फीरॉइडल उनको कहा जाता है। और आयनाइजेशन जब कंप्लीट हो जाती है, हमारे पार्टिकल्स जब बन जाते हैं जो हमारे राउंड शेप के होते हैं, स्फेरिकल या स्फीरॉइडल जिनको हम कहते हैं, हमारे अलॉय के बन गए, उसके बाद हम उस होमोजेनाइजेशन का रिएक्शन करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है होमोजेनाइजेशन का, जबकि लेथ कटिंग में दो हो रहे थे, होमोजेनाइजेशन एज वेल एज अलॉय एजिंग। अच्छा, तीसरा एडमिक्स्ड। एडमिक्स क्या था कि लेथ कट पार्टिकल्स भी होंगे और स्फेरिकल पार्टिकल्स भी होंगे, उनको हम मिक्स कर देंगे डिफरेंट रेशोज में, और वो होंगे एडमिक्स। एडमिक्स का फायदा ये है कि पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, दैट इज जब किसी भी फिलिंग मटेरियल को कैविटी के अंदर फिल कर रहे होंगे तो हम कंडेंस करते हैं, वो कंडेंसेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। दूसरा फायदा ये है मर्क्यूरी कम से कम लगेगी, ऑब्वियसली अलॉय पार्टिकल्स सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर देंगे, और लेथ कट के अलावा स्फेरिकल भी हैं, तो दोनों मिलके कम मर्क्यूरी यूज करेंगे। मर्क्यूरी यूज करने का फायदा ये है कि कम से कम टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं, कम से कम बायोलॉजिकल हैजार्ड्स होंगे, और कम से कम हमारी हेल्थ पे इसका असर होगा। ओके,
नेक्स्ट हमने किया था कि क्लासिफिकेशन की थी अलॉयज की ऑन द बेसिस ऑफ कॉपर कंटेंट, लो कॉपर कंटेनिंग जिनमें 6% या लेस आते हैं, या फिर हाई कॉपर कंटेनिंग जिसमें 10 to 30% कॉपर होता है। लो कॉपर कंटेनिंग वर द लेट कट अलॉयज जो कि कन्वेंशनली यूज होते थे, और हाई कॉपर कंटेनिंग अभी न्यूअर अलॉयज हैं जो कि स्फेरिकल और स्फीरॉइडल शेप के होते हैं, ठीक है, जिनमें 10 to 30% होता है। अलॉयज को जिनमें हाई कॉपर कंटेंट होता है इनको कॉपर एनरिच्ड अलॉयज भी कहते हैं। अच्छा, कॉपर अलॉयज की फर्दर दो टाइप्स थी, एक थी सिंगल कंपोजिशन कॉपर एनरिच्ड और दूसरा था डिस्पर्शन मॉडिफाइड कॉपर एनरिच्ड। सिंगल कंपोजिशन कैसे फॉर्म होता है कि हम जो है मेल्टिंग स्टेज पे, जो मेटल्स की मेल्टिंग स्टेज होती है उसके अंदर कॉपर का कंटेंट बढ़ा देंगे और फिर हम अलॉय को फॉर्म करेंगे या तो ले कटिंग के थ्रू या फिर एटमाइजेशन के थ्रू। दूसरा तरीका था डिस्पर्शन मॉडिफाइड का। डिस्पर्शन मॉडिफाइड में क्या होगा कि हम कन्वेंशनल अलॉय लेंगे और उसके साथ मिक्स करेंगे जो हमारे न्यूअर अलॉय बने हुए स्फेरिकल स्फीरॉइडल शेप के, हम उनको दोनों शेप्स को मिक्स कर देंगे। कन्वेंशनल ऑलरेडी 6% कॉपर तक कंटेंट है और जो सिल्वर कॉपर है उनमें कॉपर कंटेंट बढ़ गया है 10 to 30% के बीच में, तो ओवरऑल जो कॉपर कंटेंट है वो बढ़ जाएगा। डिस्पर्शन मॉडिफाइड में दोनों शेप्स होते हैं, लेट कट वाले भी होते हैं, लेट कट शेप भी होगा और यहाँ पर स्फेरिकल स्फीरॉइडल भी होते हैं। बेसिकली डिस्पर्शन मॉडिफाइड इज एड मिक्स क्योंकि दोनों शेप्स हमें मिल जाते हैं। ओके, फिर हमने क्या था सेटिंग रिएक्शन। सेटिंग रिएक्शन हमने 3 सेटिंग रिएक्शंस पढ़े थे, एक था कन्वेंशनल अलॉय का और 2 थे कॉपर एनरिच्ड के। कन्वेंशनल अलॉय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि गामा 2 फेज बना था। वो गामा 2 फेज हम नहीं चाहते कि हमारे अलॉय में प्रेजेंट हो। गामा 2 फेज जो बनना था वो इसलिए बनता है क्योंकि मर्क्यूरी रिएक्ट करता है टिन के साथ, सिल्वर टिन होता है। उसके अलावा जो है हमारा रिएक्शन प्रोडक्ट जो बनता है टिन मर्क्यूरी बनेगा और अच्छा, सिल्वर टिन जो मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करता है तो 3 चीजें बनती हैं, ठीक है। सिल्वर टिन बेसिकली गामा फेज रिएक्ट करेगा मर्क्यूरी के साथ और फिर इन रिटर्न बनता है गामा 1, गामा 2 और अनरिएक्टेड कोर्स ऑफ गामा। गामा 1 इज सिल्वर मर्क्यूरी, गामा 2 इज टिन मर्क्यूरी एंड गामा इज सिल्वर टिन के अनरिएक्टेड कोर्स जो बच जाते हैं। तो ये रिएक्शन होता कैसे है? मर्क्यूरी सबसे पहले आएगा अलॉय के साथ डिफ्यूज करेगा। मर्क्यूरी अलॉय के साथ जब डिफ्यूज कर लेगा तो उसके बाद अलॉय का स्ट्रक्चर अगर छोटे पार्टिकल्स हैं तो वो तो कंप्लीटली मर्क्यूरी में डिसॉल्व हो जाता है, बट अगर बड़े पार्टिकल्स हैं तो उसका सरफेस जो है सिर्फ वो डिसॉल्व होता है, सरफेस ब्रेक डाउन होता है। अंदर का जो कोर है अंदर का वो वैसे ही इंटैक्ट रहता है। अब सरफेस ब्रेक डाउन हो गया, सारे मेटल्स रिलीज हो गए, मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट किया और डिफरेंट डिफरेंट फेजेस फॉर्म कर दिए, वो फेजेस क्रिस्टलाइज हो गए। अब जब फेजेस क्रिस्टलाइज हो गए उसके बाद उन्होंने अपने जो रिएक्शन किया है उसके सारे रिएक्टिव प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है, जो कि इस केमिकल रिएक्शन में नजर आ रहे हैं। अच्छा, ये था हमारा सेटिंग रिएक्शन कन्वेंशनल अलॉय का। कन्वेंशनल अलॉय में गामा 2 फेज बनेगा जो कि मोस्ट रिएक्टिव फेज होता है, मोस्ट हार्मफुल फेज होता है, जिसकी वजह से करोजन, क्रीप और सारी जो हमारी डिचिंग है वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम इस फेज को अवॉइड करना चाहते हैं, इसीलिए हमने जो न्यूअर कॉम्पोजिशन लाए हैं अमेल्गम की उसमें हम इस फेज को अवॉइड करने के लिए कॉपर कंटेंट बढ़ा देते हैं। अब जो नए हमारे अलॉयज बन रहे हैं उनमें क्या है, कॉपर एनरिच्ड अलॉयज में 2 टाइप्स हैं, एक है सिंगल कंपोजिशन और दूसरा है डिस्पर्शन मॉडिफाइड। सिंगल कंपोजिशन में क्या हो रहा है? सिंगल कंपोजिशन में सिंपली ये हो रहा है कि कॉपर भी रिएक्ट कर रहा है, मर्क्यूरी, कॉपर और सिल्वर टिन रिएक्ट कर रहे हैं। तो फिर जो रिजल्ट बन रहा है, जो हमारे रिजल्टेंट रिएक्शन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, उसमें आएगा हमारे पास सिल्वर मर्क्यूरी, कॉपर टिन और सिल्वर टिन अनरिएक्टेड कोर्स। सिल्वर टिन तो हमारे अनरिएक्टेड कोर्स है जो गामा पहले भी मौजूद था और बाद में भी मौजूद है। इसका क्या फायदा है ये आगे पता चलेगा। ओके, कॉपर टिन, कॉपर क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट था, टिन की एफिनिटी कॉपर की तरफ बढ़ जाएगी तो वो कॉपर के साथ बाइंड हो जाएगा कॉपर टिन और वो बनाएगा ईटा या एप्सिलॉन फेज। और तीसरी चीज थी जो हमारा सिल्वर है और मर्क्यूरी है रिएक्ट किया और उसकी वजह से बना फेज गामा 1 फेज। गामा 1 फेज हमारा प्राइमरी रिएक्टिव प्रोडक्ट है, चाहे हम कॉपर कंटेंट बढ़ाएं या कम करें, गामा 1 फेज ऑलवेज बी देयर। तो जब भी रिएक्शन होगा गामा 1 फेज तो बनेगा ही बनेगा। उसके अलावा
गामा 2 को रिप्लेस किया जा सकता है बाय ईटा या एप्सिलॉन डिपेंडिंग ऑन कि कॉपर कंटेंट कितना है। ये था सिंगल कॉम्पोजिशन में। इसमें क्या हुआ है, गामा 2 को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया गया है कॉपर टिन फेज से, जो कि ईटा या एप्सिलॉन फेज होता है, एज कंपेयर टू जो हमारे एडमिक्स होते हैं या हमारे डिस्पर्शन मॉडिफाइड कॉपर एनरिच्ड हैं, उनमें ये है कि गामा 2 फेज बनेगा थोड़ी देर के लिए और फिर उसके बाद रिप्लेस हो जाता है ईटा या एप्सिलॉन से। क्यों बनता है? क्योंकि इसमें दो टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, एक है लेथ कट पार्टिकल्स, एक है स्फेरिकल्स। तो जब लेथ कट रिएक्ट करेगा मर्क्यूरी के साथ तो वो सबसे पहले पुरानी वाली हमारी इक्वेशन फॉर्म होगी, कि ये थी इनिशियल जो हमारी इक्वेशन थी। तो गामा 2 फेज इसमें बन रहा है। उसके बाद हमारे यह जो गामा 2 फेज है बनने के बाद ये हमारे जो है सिल्वर कॉपर के जो स्फेरिकल्स हैं वो रिएक्ट करेंगे और उनके रिएक्शन की वजह से बनेगा ईटा या एप्सिलॉन फेज। तो बेसिकली टू स्टेजेस में ये वाला रिएक्शन होता है। पहले फेज में गामा 2 बनता है, बट गामा 2 फेज इज जस्ट टेम्पररी, जो कि रिप्लेस हो जाएगा बाद में बाय ईटा एप्सिलॉन। तो ये था सारा रिवीजन जो हमने लास्ट लेक्चर में किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे जो कि है प्रॉपर्टीज। अच्छा, प्रॉपर्टीज जो है अमेल्गम की बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे थोड़ी डिटेल में हम करेंगे। यहाँ तक क्लियर है, रिवीजन हो गया है। अब हम आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेंटल अमेल्गम में क्या होगी? क्योंकि ये एक फिलिंग मटेरियल है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं फिलिंग मटेरियल में। एक तो होती है उनकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी, कि ये कितने टाइम तक स्टेबल रहेगा एनवायरनमेंट के अंदर। हमारी ओरल कैविटी में बहुत हार्श एनवायरनमेंट है, हम ऑक्लूजल लोड्स डाल रहे हैं, मैस्टिकेटरी प्रेशर होता है, उसके अलावा हम हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे होते हैं, टूथ ब्रशिंग कर रहे होते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो है मिला के हमारी जो फीलिंग है उसकी इंटेग्रिटी पे अफेक्ट करती हैं। तो इसलिए डायमेंशनल स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायमेंशनल स्टेबिलिटी इज बेसिकली डिपेंडेंट on all the factors जो हम while performing the manipulation amalgam की perform करते हैं, या फिर जो जिस तरह का हम alloy यूज करते हैं, कि कितना हमने mercury content डाला है, उन सब पे डिपेंड करती है उसकी डायमेंशनल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है properties में है dental amalgam alloy particles shape and composition affects the properties of amalgam filling। जो बात मैं अभी करी थी कि जिस शेप का हमारा amalgam alloy particle होगा, जिस जो इसका साइज होगा, जो इसकी composition होगी, और इसके अलावा इसकी मैनिपुलेशन मेथड, ये सब चीजें मिलकर अफेक्ट करेंगी हमारी डेंटल अमेल्गम की प्रॉपर्टीज को। तो इन सब चीजों को हम फर्दर डिटेल में अब स्टडी करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज है डायमेंशनल चेंज। Amalgam can expand or contract depending on its manipulation। अब जिस तरह से हम उसको मैनिपुलेट करेंगे, जो जो चीजें हम उसमें यूज करेंगे, उस पर डिपेंड करता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा, एक्सपेंशन का क्या नुकसान है और कॉन्ट्रैक्शन का क्या नुकसान है, अब हम वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले तो ये पता चले ना कि एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन अगर हो भी रही है तो क्या फर्क पड़ जाएगा हमारी फीलिंग पे। तो अगर कॉन्ट्रैक्शन होगी, जो कि सिवियर कॉन्ट्रैक्शन होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, लीकेज होगी। लीकेज क्यों होगी? जब हमने फिलिंग मटेरियल को प्लेस कर दिया, हमने कैविटी प्लेस की, कैविटी का साइज तो उतना ही रहेगा, फिलिंग मटेरियल हमारा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। फिलिंग मटेरियल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो साइड के मार्जिन्स में गैप आ जाएंगे, मार्जिनल गैप्स आ जाएंगे। उन मार्जिनल गैप्स में होगी माइक्रो लीकेज, लीकेज होना शुरू हो जाएगी। लीकेज विल लीड टू प्लाग एक्यूमुलेशन, प्लाग आके वहां रुकना शुरू हो जाएगा, उससे उन्हें स्पेस मिलेगी, और उसके बाद वही जगह पे केरीज फॉर्मेशन हो जाएगी, सेकेंडरी केरीज। जो केरीज हमने इनिशियली हटाई थी फिलिंग करते हुए, वो प्राइमरी केरीज, और अब जो दोबारा होगी वो कहलाएगी सेकेंडरी केरीज। क्लियर है? नेक्स्ट है एक्सपेंशन। अब एक्सपेंशन से क्या नुकसान होगा? सबसे पहले तो ज्यादा एक्सपेंशन होगी, कैविटी का एक साइज हमारा मौजूद है, हमने उसमें फिलिंग उस हिसाब से फिलिंग मटेरियल डाल दिया। अब अगर फिलिंग मटेरियल एक्सपैंड करे, तब उसे ज्यादा जगह चाहिए, तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा हमारे साउंड टूथ स्ट्रक्चर पे। साउंड टूथ स्ट्रक्चर लाइक एनामल, डेंटिनो और पल्प, इन तीनों पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। इन तीनों चीजों पे जब प्रेशर एक्सर्ट होगा तो क्या हो सकता है, पल्प में सेंसिटिविटी हो सकती है, पल्प में सेंसिटिविटी हो सकती है। उसके अलावा हमारे इनामल में क्रैक्स आ सकते हैं, और बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो क्रैक के साथ आते हैं क्योंकि उनकी फिलिंग मटेरियल एक्सपैंड कर रहा होता है। ओके, सेकेंडली ज्यादा अगर एडवर्स इफेक्ट जाए हम एक्सपेंशन का, कि इससे ज्यादा हाई लेवल की एक्सपेंशन हो रही है बहुत ज्यादा, तो हमारे जो रेस्टोरेटिव मटेरियल है वो हमारी कैविटी से प्रूड आउट हो जाएगा।
अगर हमारी कैविटी से हमारा रेस्पिरेटिव मटेरियल जो कि फिलिंग मटेरियल है प्रोट्रूड आउट होगा और उस पर ओक्लूजल प्रेशर पड़ेगा या मैस्टिकेटरी लोड पड़ेगा, तो ऑब्वियसली वो बाइट के अंदर आएगा और वो ब्रेक ऑफ करेगा, वो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ना हमारे यहाँ एक्सपेंशन हो ना कॉन्ट्रैक्शन हो, मिनिमम हो दोनों चीजें, दैट इज बेरेबल। पर जब सिवियरिटी की तरफ एक चीज जाती है तो वो हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। तो डायमेंशनल चेंजेस जो हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे एंड जो हमारी सेट फिल्म मटेरियल है उस पर सबसे ज्यादा अफेक्ट होगा अगर एक्सपेंशन होगी या कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो ना हमें सिवियर कॉन्ट्रैक्शन चाहिए ना हमें सिवियर एक्सपेंशन चाहिए, और उसके रीजंस मैंने बता दी। अब नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें ये शो हो रहा है कि क्या क्या रिजल्टेंट जो हमारे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम्स आई थी वो सब इसमें आई गई है। जब हमारे कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, ये हमारा फिलिंग मटेरियल है, देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे जगह हो रही है, तो इसकी वजह से यहाँ पे माइक्रो लीकेज आ रही है। सेकेंडली मार्जिनल स्टेनिंग हो सकती है, हमारी फिलिंग मटेरियल का कलर चेंज हो सकता है, ठीक है, स्टेनिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पे गैप आ गया है। तो जो भी हम हॉट या जो भी हम ड्रिंक्स ले रहे हैं जिनमें ज्यादातर आर्टिफिशियल कलर्स डले होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे स्टेनिंग हो जाएगी। सेकेंडली इंटरनली यहाँ पे गैप्स हो जाएंगे जिसमें बाद में प्लाग एक्यूमुलेशन और सेकेंडरी केरीज हो सकती है। सेकेंडरी केरीज देखो यहाँ पे हो रही है क्योंकि जगह छूट गई है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अब एक्सपेंशन होगी तो ये प्रोट्रूड आउट करेगा सबसे पहले, और उसके अलावा ये पोस्ट ऑपरेटिव यहाँ पे पेन दे देगा, पोस्ट ऑपरेटिव सेंसिटिव होगी, पल्प सेंसिटिव हो जाएगा पेशेंट का, और यहाँ पे एनामल में क्रैक्स आ जाएंगे, ठीक है। ये सारी वही चीजें जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हो रही हैं वो इस स्लाइड में दिखाई हुई है। ओके, अब कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या कॉजेस होते हैं। सबसे पहले हाई कंडेंसेशन प्रेशर squeezes the mercury out of amalgam, producing a low mercury alloy ratio and favoring contraction. अच्छा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्लाइड में कि कॉन्ट्रैक्शन के क्या क्या कॉजेस है। तो सबसे मेन कॉन्ट्रैक्शन का कॉज ये है कि जब भी हम मर्क्यूरी का कंटेंट कम कर देंगे, ठीक है, जब भी हम मर्क्यूरी का कंटेंट कम कर देंगे तो उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो एक्सपैंड कम करनी होगी, मर्क्यूरी कंटेंट कम कर देंगे, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्शन होगी क्यों, क्योंकि मर्क्यूरी कंटेंट कम हो गया। अब मर्क्यूरी कंटेंट कैसे कैसे कम हो गया है, यहाँ पे इसका एक तरीका बताया हुआ है कि जब हमने अलॉय को मर्क्यूरी के साथ मिक्स किया, ठीक है, और उसको हमने फिलिंग उसका मिक्स बना के वर्केबल मिक्स बन गया, अब हम उसको कैविटी के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। जब हमने कैविटी के अंदर प्लेस किया उसके बाद हम उसे कंडेंस करते हैं, मैंने पहले बताया था जो पैकिंग होती है कंडेंसेशन होती है, उसमें हैंड कंडेंसर यूज होता है। तो कंडेंस करते हुए हमें कोई लिमिट नहीं है कि हम कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जबकि एक प्रेशर मर्क्यूरी जो है उसमें से निकलना शुरू हो जाएगा। जो हमने अलॉय के साथ मर्क्यूरी मिक्स किया वो मर्क्यूरी सेपरेट हो जाएगा और मर्क्यूरी कंटेंट कम हो जाएगा। अब ये जो मर्क्यूरी कंटेंट कम हो रहा है इसकी वजह से होगी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये मर्क्यूरी कंटेंट जो कम हो रहा है उसकी वजह से कॉज करेगी कॉन्ट्रैक्शन। इसके अलावा स्मॉलर पार्टिकल साइज के अलॉयज जितने भी होंगे वो एक्सेलरेट कराते हैं सेटिंग रिएक्शन को। मर्क्यूरी डाला फिर हम मिक्स करते हैं, फिर हमें लगता है कि अगर ये वर्केबल मिक्स ना मतलब ये थोड़ा प्रॉपर मिक्स नहीं है तो हम थोड़ा और मर्क्यूरी ऐड करते हैं। बट अगर स्मॉल पार्टिकल साइज अलॉयज होंगे दैट इज जो स्फेरिकल और स्फीरॉइडल अलॉयज हैं या फाइन ग्रेन अलॉयज होंगे तो उन अलॉयज में क्या होगा, कम मर्क्यूरी लगेगा, कम मर्क्यूरी कंज्यूम होगा उसकी मिक्सिंग में, तो फिर जब मर्क्यूरी कम कंज्यूम होगा तो क्या फेवर करेगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। Manipulative procedures that accelerate setting, such as longer trituration time, also favor contraction. और जब हम मिक्सिंग बहुत देर तक करते रहेंगे, लॉन्गर ट्राइचुरेशन टाइम मतलब हैंड मिक्सिंग, जो हैंड मिक्सिंग होती है वो देर तक होती है क्योंकि अलॉय और मर्क्यूरी को हमने एक वर्केबल मास बनाना है उसका, तो हम उसको काफी देर तक मिक्स करते रहेंगे, तो वहां पे क्या होगा, अगेन ट्रैक्शन होगी। तो अब उसको ओवरकम करने का क्या तरीका है, अब हम यूज करते हैं हाई स्पीड मैकेनिकल अमेल्गमेटर्स। अमेल्गमेटर में क्या होता है, हमारा जो मिक्सिंग टाइम है वो कम हो जाता है। अगर हमारा मिक्सिंग टाइम कम होगा तो जब हम अलॉय और मर्क्यूरी को मिक्स करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगी। तो इस कॉन्ट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए अब हमने यूज करना शुरू कर दिया है अमेल्गमेटर्स को,
ठीक है, ताकि कॉन्ट्रैक्शन कम हो, ज्यादा ना हो। पहले जमाने में लॉन्गर ट्रांजिशन टाइम्स यूज होते थे जो कि हैंड मिक्सिंग के थ्रू होते थे, और हम ज्यादा मर्क्यूरी कंज्यूम नहीं कर पाते थे। अब हम नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से फायदा ये हुआ है कि हमारे स्फेरिकल और स्फीरॉइडल और एडमिक्स आ गए हैं, एडमिक्स्ड अलॉयज आ गए, तो उनमें मर्क्यूरी कंटेंट कम यूज होता है। ठीक है, अब उनमें मर्क्यूरी कंटेंट कम यूज होता है, तो वो किस तरफ जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाते हैं। पहले जमाने में लेथ कट अलॉयज थे, उनमें मर्क्यूरी कंटेंट ज्यादा यूज होता था, तो वहां पे क्या होती थी, वहां पे एक्सपेंशन होती थी। अब कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होती है। ओके, एक्सपेंशन के कॉजेस क्या है? ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया, अगर स्मॉलर पार्टिकल्स तो स्फेरिकल या स्फीरॉइडल या एडमिक्स, तो वहां पे होगी कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी तरह एक्सपेंशन कहाँ पे ज्यादा होगी, जहाँ पे होगी कन्वेंशनल अमेलगम। कन्वेंशनल अमेलगम मतलब लेथ कट अलॉयज। जहाँ भी लेथ कट अलॉयज होंगे, लार्जर अलॉय साइज पार्टिकल होगा, तो उसको हमने मिक्स भी करना है, तो मर्क्यूरी अलॉय का रेशो भी ज्यादा होगा। जब मर्क्यूरी का रेशो ज्यादा हो रहा है, तो क्या हो रही है, एक्सपेंशन। और उसके अलावा जब हमारे अलॉय जो पार्टिकल्स हम यूज कर रहे हैं वो बड़े होंगे, तो ऑब्वियसली मर्क्यूरी कंटेंट वो ज्यादा लेंगे, मर्क्यूरी कंटेंट ज्यादा लेंगे तो एक्सपेंशन होगी। ठीक है, अब इस एक्सपेंशन को कम करने के लिए प्रीवियसली क्या यूज होता था, हैंड ट्राइचुरेशन। हैंड ट्राइचुरेशन इसीलिए कन्वेंशनल अमेलगम अलॉय के साथ यूज होती थी, ताकि ओवरकम कर सके एक्सपेंशन को, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्योंकि हैंड ट्राइचुरेशन की वजह से ज्यादा मिक्सिंग टाइम है, तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, और कन्वेंशनल अमेलगम क्या करवा रहा है, एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन फिर आपस में ओवरकम कर देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो इफेक्ट होगा, ना ज्यादा एक्सपेंशन ना ज्यादा कंट्रैक्शन। बेसिक ये बताने का मकसद ये है कि कौन सी चीजों से एक्सपेंशन हो रही है, कौन सी चीजों से कंट्रैक्शन हो रही है। ठीक है, तो एक्सपेंशन किससे हो रही है, कन्वेंशनल अमेलगम यूज होने, या फिर मर्क्यूरी का कंटेंट अगर हाई होगा तो एक्सपेंशन होगी। इसी कन्वेंशनली हम यूज करते थे हैंड ट्राइचुरेशन। अच्छा, और अगर शॉर्टर टाइम ड्यूरेशन के लिए मिक्सिंग होगी, जो कि अमेलगमेटर में होती है, तो क्या होगा, एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये चीजें एक्सपेंशन कॉज करती हैं, तीन चीजें, कन्वेंशनल अमेलगम अलॉयज, हायर मर्क्यूरी अलॉय रेशियो, एंड शॉर्टर मिक्सिंग टाइम या शॉर्टर ट्राइचुरेशन टाइम। ये तीनों चीजें कराएगी एक्सपेंशन। और कॉन्ट्रैक्शन चीजें करानी है, स्मॉलर पार्टिकल्स लाइक स्फेरिकल या स्फीरॉइडल जो होंगे, लेसर लोअर मर्क्यूरी टू अलॉय रेशियो, एंड हैंड ट्रांसलेशन। ये तीनों चीजें करा रही है कॉन्ट्रैक्शन। तो कुछ चीजें कॉन्ट्रैक्शन करा रही है, कुछ चीजें एक्सपेंशन करा रही है। इसीलिए हमने अब यूज करना शुरू कर दिया है कि अगर हम स्फेरिकल और स्फीरॉइडल अलॉयज यूज करते हैं, तो उसके साथ हम अमेलगमेटर डाल देते हैं। अमेलगमेटर क्या कराएगा, अमेलगमेटर कराएगा एक्सपेंशन, और जो स्फेरिकल स्फीरॉइडल है अलॉय, वो करा रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो दोनों आपस में एक दूसरे को ओवरकम कर देते, तो ओवरऑल इफेक्ट ना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी ना ज्यादा एक्सपेंशन होगी, और उससे हमारे सारे जो हार्मफुल इफेक्ट्स एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से आ रहे हैं वो अवॉइड हो सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है अभी तक। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। अच्छा, अब मेन सेटिंग रिएक्शन की बात हो रही है, कितने चेंजेस आते हैं व्हाइल वी आर सेटिंग आवर फिलिंग मटेरियल व्हिच इज अमेलगम। सेटिंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स डायमेंशनल चेंज। ऑब्वियसली जब सेट होता है मटेरियल, तो उसमें डिफरेंट चेंजेस आते हैं। Small contraction takes place during the first half an hour due to the diffusion of mercury into the alloy particles. अब सबसे पहले क्या हो रहा था, मर्क्यूरी डिफ्यूज हो रहा है अलॉय पार्टिकल्स में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हाँ, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली मर्क्यूरी अलॉय के साथ मिलके ओवर मर्क्यूरी का कंटेंट जो है वो अलॉय के साथ डिफ्यूज कर रहा है, और वो अपने सेटिंग रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो फर्स्ट हाफ एन आवर में होता है कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद जब पूरी तरह से मर्क्यूरी सारे मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है और फेजेस फॉर्म हो जाते हैं, सारे फेजेस फॉर्म हो गए और उसके बाद वो क्रिस्टलाइज हो गए। तो जब फेजेस क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, तो उसके बाद एक्सपेंशन हो जाती है। वो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन को ओवरकम कर देती है, और ओवरऑल इफेक्ट हमारे पास स्लाइट एक्सपेंशन स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन होगी। ठीक है, बट ऐसे नहीं होगा कि बहुत ओवर एक्सपेंशन हो रही है या सिवियर किस्म की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। तो जो हमारा सेटिंग रिएक्शन है, उसमें इनिशियली हाफ एन आवर में जब मर्क्यूरी डिफ्यूज कर रहे हैं अलॉय पार्टिकल के साथ, तो हो रही है कॉन्ट्रैक्शन, थोड़ी सी कॉन्ट्रैक्शन, और उसी कॉन्ट्रैक्शन को ओवरकम किया जाता है। जब क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है नए फेजेस की, तो वो एक्सपेंशन हो जाती है। तो वो ही
सिंपली ओवरकम हो जाता है। तो सिंपल स्लाइड एक्सपेंशन या स्लाइड कॉन्ट्रैक्शन में रिजल्ट आएगा, ज्यादा डायमेंशनल चेंजेस अमेलगम में नहीं होंगी। ओके, फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द डायमेंशनल चेंजेस इंक्लूड टाइप ऑफ अलॉय यूज्ड। ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि लेथ कट अगर हम यूज करेंगे तो उसमें एक्सपेंशन ज्यादा है, अगर हम स्फेरिकल या स्फीरॉइडल यूज करेंगे तो उनमें कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है या मिक्स में कॉन्ट्रैक्शन होती है। सेकेंडली पार्टिकल साइज, पार्टिकल अगर छोटे होंगे तो भी कॉन्ट्रैक्शन होगी, पार्टिकल्स अगर बड़े होंगे तो भी एक्सपेंशन होगी। शेप, जिस तरह का उसका शेप होगा। मोस्ट सिग्निफिकेंटली मैनिपुलेटिव वेरिएबल सच एज कंडेंसेशन प्रेशर। अभी मैंने बताया था कंडेंसेशन प्रेशर अगर बहुत हाई होता है, मर्क्यूरी रिलीज होता है जो हमारे अलॉय मर्क्यूरी के मिक्सचर से, और उसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्शन होती है। और अगर हम इसी तरह अगर हम रहने देंगे मर्क्यूरी को जितना हमने ऐड अप किया है अलॉय के साथ, तो एक्सपेंशन होगी। तो ये डिफरेंट चीजें जो अभी हमने पहले डिस्कस कर ली हैं, वही चीजें बता रहे हैं कि अफेक्ट करती हैं एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन को। ये फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसीलिए उनको मैंने पहले डिस्कस किया है। Final set filling should not have dimensions which are very different from that of the cavity. अब जो फाइनल फिलिंग, जो हमारी फिलिंग बनी है सेट फिलिंग, उसमें ना तो बहुत ज्यादा एक्सपेंशन होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होनी चाहिए, उतनी ही होनी चाहिए उसमें डायमेंशनल चेंजेस जितना हमारी कैविटी की डायमेंशंस है उतनी ही उसकी डायमेंशंस होनी चाहिए। डायमेंशनल चेंजेस एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अगर हमारा मटेरियल डायमेंशनली स्टेबल नहीं है तो वो फिलिंग मटेरियल के लिए यूज ही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो या एक्सपेंशन हो, वो स्लाइड होनी चाहिए, और जो हमारे कैविटी है उससे ना हमारा कैविटी में से प्रोट्रूड आउट होना चाहिए मटेरियल, ना अंडर फिल होना चाहिए। अंडर फिलिंग कब होती है? जब कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। और ओवर फिलिंग कब होगी? जब एक्सपेंशन होती है। तो ना एक्सपेंशन हो ना कॉन्ट्रैक्शन हो, तभी हमारी जो हमारी फिलिंग है वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकती है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ सकती है, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो सकती है, ठीक है। तो ये था सारा कुछ डायमेंशनल चेंज में, जिसमें मेन चीज बताई गई है कि डायमेंशनल चेंजेस एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होती हैं, जिसमें डिफरेंट फैक्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, जो कि है शेप और साइज ऑफ अलॉय, उसके अलावा जिस तरह की हम मिक्सिंग कर रहे हैं उसकी वजह से होता है, और हम जितना मर्क्यूरी कंटेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इनिशियली सेटिंग रिएक्शन में बताया हाफ एन आवर में कॉन्ट्रैक्शन होगी, और उसके बाद जो है जब सारी फेजेस फॉर्म हो जाते हैं और वो क्रिस्टलाइज होने लगते हैं तो एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन के कॉजेज एक दफा और बता देती हूँ। जब हमारा मर्क्यूरी कंटेंट जो है मर्क्यूरी अलॉय कंटेंट लो होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्मॉलर पार्टिकल साइज अलॉय होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, स्फेरिकल स्फीरॉइडल शेप के अलॉयज होंगे या एडमिक्स होंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, अगर हमारे ट्राइचुरेशन टाइम्स लंबे हैं या हैंड मिक्सिंग हम कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। और एक्सपेंशन कब होती है? एक्सपेंशन जब हम कन्वेंशनल अलॉयज करते हैं तब होती है, या मर्क्यूरी अलॉय रेशियो ज्यादा है तो होगी, या फिर जब हमारे शॉर्टर टाइम ऑफ मिक्सिंग है तो होगी। ये सारे एक्सपेंशन के कॉजेज हैं। क्लियर है? डायमेंशनल चेंज सबको समझ आ गया, इशू तो नहीं है उसमें, तो हम आगे चले। ओके, अब हम बात करते हैं मॉइस्चर कंटामिनेशन। जब भी हम फिलिंग करते हैं जो कि होती है हमारी एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में, तो हम मेक श्योर करेंगे कि आइसोलेशन प्रॉपर हो। व्हाट इज आइसोलेशन? बेसिकली आइसोलेशन है कि उसमें किसी भी मॉइस्चर कंटामिनेशन नहीं होने दें। अब ओरल कैविटी में मॉइस्चर कंटामिनेशन कैसे होगी? ना हम फिलिंग कराते हुए कुछ पी रहे हैं ना खा रहे हैं, तो कैसे हो सकता है? फिलिंग करते हुए जब हमने कैविटी प्रिपरेशन की, ठीक है, हम कैविटी प्रिपेयर करते हैं तो हम ट्रिपल स्ट्रेंज यूज करते हैं, ठीक है। ट्रिपल स्ट्रेंज यूज करते हैं, ट्रिपल स्ट्रेंज में एक तरफ से वाटर निकलता है और एक तरफ से एयर निकलती है, तो हमें कैविटी को ड्राई करना बहुत जरूरी है। अगर हम कैविटी जो हमने प्रिपेयर की है उसको ड्राई नहीं किया तो हमारी कैविटी में क्या रह जाएगा? थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाएंगे, वो कराएंगे मॉइस्चर कंटामिनेशन जब फिलिंग मटेरियल डलेगा उसी कैविटी के अंदर। दूसरी चीज, जो हमारा ओरल कैविटी है उसके अंदर बने हुए हैं ग्लैंड, बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो रिलीज करते रहते हैं सलाइवा, तो ये सलाइवा भी अगर प्रॉपर आइसोलेशन नहीं होगी तो हमारे फिलिंग मटेरियल के साथ रिएक्ट करेगा और वो मॉइस्चर कंटामिनेशन कराएगा। तो बेसिकली मॉइस्चर कंटामिनेशन दो वजह से हो रही है।
एक तो है कि अगर हमारी जो प्रिपेयर्ड कैविटी है वो प्रॉपर्ली ड्राई ना हुई हुई हो, इस वजह से मॉइस्चर कंटामिनेशन हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि अगर हमारी प्रॉपर आइसोलेशन नहीं हो, या जिसका मतलब ये है कि प्रॉपर आइसोलेशन नहीं हो तो उसमें ये होगा कि सिलाइवा जो है हमारी फिलिंग मटेरियल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जिंक जिंक जो मैंने बताया था हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट था। जिंक क्या कर रहा था, जिंक कर रहा था स्कैवेंजर इफेक्ट, याद हो आप लोगों को। जिंक जो है बेसिकली हमारे ऑक्सीजन को ट्रैप कर रहा था, राइट। जिंक ऑक्साइड बना रहा था और उसकी वजह से ऑक्सीडेशन नहीं हो रही बाकी मेटल से और करोजन से हम प्रिवेंट कर रहे थे। तो जिंक का होना इसलिए लाजमी था कि करोजन प्रिवेंट हो जाती है अगर हमारा जिंक प्रेजेंट होता है। जिंक नहीं होगा तो हमने क्या बोला था कि मेल्टिंग हमने इनर्ट एनवायरनमेंट में करनी है, याद हो अगर आप लोगों को। मैंने जब जिंक पढ़ाया था तो ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। तो अगेन यहाँ पे मॉइस्चर कंटामिनेशन भी जिंक की वजह से ही हो रही है। क्यों, क्योंकि जिंक जो अमेलगम में ऑलरेडी मौजूद है, अगर मॉइस्चर के साथ कंटामिनेशन हो गई, अगर मॉइस्चर कंटामिनेशन की तो जिंक क्या करेगा, वो डिलेड एक्सपेंशन कराता है। डिलेड एक्सपेंशन हमारे लिए हार्मफुल है। डिलेड एक्सपेंशन की वजह से बाद में क्या होगा, हमारी कैविटी में से हमारा फिलिंग मटेरियल प्रोट्रूड आउट हो सकता है या फिर हमारे इनेमल में क्रैक्स आ सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंशन बाद में हो रही है। जो हमने कैविटी वॉल्स बनाई है, कैविटी बनाई है, प्रिपेयर की है, उससे ज्यादा हमारी एक्सपेंशन हो रही है और वो भी डिलेड हो रही है, उस वक्त नहीं हो रही है, डिलेड होगी। जब सेटिंग रिएक्शन होगा तब होगी, तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। सेटिंग के बाद काफी टाइम की डिलेड एक्सपेंशन होती है, ठीक है। अच्छा, तो जिंक containing amalgam will undergo expansion if it gets contaminated with moisture during condensation may cause delayed expansion by producing hydrogen। अब delayed expansion हो क्यों रही है, क्योंकि हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला है H2O, जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन जिंक के साथ ही लगेगा। जिंक हमेशा ऑक्सीजन को कैप्चर कर लेगा, स्कैवेंजर जो है, और नीचे रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होगी उस वजह से हमारे एक्सपेंशन हो रही है, जिसको कहते हैं डिलेड एक्सपेंशन। अब अगर हमें डिलेड एक्सपेंशन की वजह से क्या और प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे मार्जिनल सील जो है वो खराब हो सकती है। ऑब्वियसली जितना हमारा कैविटी प्रिपेयर हुई हुई है उससे ज्यादा हमारे अगर एक्सपैंड हो रही है तो वॉल्स पे जो है मार्जिनल गैप्स आ सकते हैं, मार्जिनल सील उसकी ब्रेक हो सकती है, ठीक है। अब हमें अगर मॉइस्चर कंटामिनेशन हो रही है, ठीक है, जो कि हो रही है जिंक के प्रेजेंस की वजह से, जिंक हमारे अमल में प्रेजेंट है, मॉइस्चर हमारे सलाइवा के थ्रू आ गया है, तो जो हमारे सलाइवा ने आके जिंक के साथ रिएक्ट किया है तो उससे एक तो प्रोडक्ट हमारा बन रहा है जिंक ऑक्साइड की वजह से, जो कि फेवरेबल है और वो करोजन को प्रिवेंट करेगा। दूसरी चीज बन रही है हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी बाद में और वो जो है प्रोड्यूस करेगी डिलेड एक्सपेंशन। अब हमने क्या करना है, हमें फैसिलिटेट करना है इसको, ठीक है ना, इस प्रॉब्लम को हमने ओवरकम करना है। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि हम अपनी आइसोलेशन बेस्ट करें, मतलब बॉल्स लगाएं पेशेंट के मुंह में, कॉटन बॉल्स यूज करें, ट्रिपल स्टिच का सिर्फ एयर से अच्छी तरह उसको कैविटी वॉल्स को ड्राई कर ले ताकि किसी भी किस्म का मॉइस्चर कंटामिनेट नहीं कर सके अमेलगम को। ये तो बेस्ट तरीका है। इन केस नहीं हो सकता या आपको लगता है कि यार कोई ना कोई वजह की वजह से हमारा मॉइस्चर कंटामिनेशन हो जाएगा, तो हमने क्या करना है, सिंपली ये करना है कि हमने कैविटी में वार्निश अप्लाई करनी है। कैविटी में वार्निश अप्लाई करने से फायदा ये होगा कि मार्जिनल सील जो है वो अच्छी हो जाएगी और मार्जिनल सील अच्छी हो जाएगी और जितना भी एक्सपेंशन के वक्त प्रेशर पड़ रहा होगा अमेलगम पे वो थोड़ा सा कैविटी वार्निश टेकअप कर लेगी। तो ये हमारे लिए फायदेमंद ही है कि हम हाँ कैविटी वार्निश अप्लाई करें। कैविटी वार्निश अब क्या होता है, किस चीज से बना होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। Cavity varnish. Cavity varnish basically consists of a solution of natural or synthetic resin. अच्छा, रेजन जो होते हैं ना वो क्या होता है, उनमें एक खासियत, जब भी उसको वाटर के साथ रेजन को रिएक्ट करते हैं तो रेजन जो है फूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह का कुछ मैकेनिज्म आएगा, अभी बताती हूँ मैं। वार्निश में क्या चीजें हैं, नेचुरल और सिंथेटिक रेजन है, किस चीज के अंदर है,
volatile solvent such as ether. Volatile solvent is basically वो solvent जब moisture के साथ वो जब हम अप्लाई करेंगे और जब मॉइस्चर जब हमारी ओरल कैविटी में हम उसको अप्लाई कर देंगे और हमारी ओरल कैविटी में जो हमारे इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वोलेटाइल सॉल्वेंट हमेशा उड़ जाता है। जैसे कि हमारा अल्कोहल है, कोई भी इथेनॉल हो, ईथर हो, ये सब जो है ये इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। जब भी हम खुला छोड़ेंगे तो वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे क्या रह जाएगा, हमारे सिर्फ और सिर्फ रेजन्स रह जाएंगे। रेजन्स जो कि या तो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो। तो कैविटी वार्निश किन दो चीजों से बना हुआ है? नंबर 1 नेचुरल और सिंथेटिक रेजन से, दूसरी चीज है ईथर, वोलेटाइल सॉल्वेंट सच एज ईथर से, ठीक है। वोलेटाइल सॉल्वेंट इसलिए कि जैसे ही हम उसको अप्लाई करेंगे वो इवेपोरेट करेगा एनवायरनमेंट में और पीछे रह जाएंगे नेचुरल या सिंथेटिक रेजन। अब ये रेजन्स जो हैं प्रेफरेबली इनको होना चाहिए वाटर रेजिस्टेंट, ठीक है। वाटर रेजिस्टेंट क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम वार्निश अप्लाई क्यों कर रहे हैं? मॉइस्चर कंटामिनेशन को रोकने के लिए। बट जो नेचुरल हमारे रेजन्स होते हैं वो वाटर रेजिस्टेंट नहीं होते, तो इसलिए प्रेफरेबली हम यूज करते हैं सिंथेटिक रेजन्स को। गुड मार्जिनल सील इज अचीव्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ वार्निश। अब अच्छी हमें मार्जिनल सील चाहिए तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं वार्निश को, ठीक है। जब भी हमें अच्छी मार्जिनल सील की रिक्वायरमेंट होगी हम अप्लाई करेंगे वार्निश को। अच्छा, इसके अलावा वार्निश का एक और इफेक्ट है। वार्निश क्या करता है कि जब भी हम वार्निश अप्लाई करेंगे कैविटी वॉल्स को तो जो इवेपोरेशन हो जाती है सॉल्वेंट की तो थिन लेयर ऑफ रेजन रह जाती है। वो थिन लेयर कवर करती है हमारे डेंटिन को, बेसिकली वो हमारे पल्प को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, डेंटिन को कवर कर देगा। और जब हम अमेलगम को कंडेंस करेंगे ना अगेंस्ट द वार्निश तो उसमें दो फायदे होंगे। सील कर देगा कैविटी वॉल्स को, ठीक है, ताकि कोई भी आगे प्रॉब्लम आए अमेलगम में तो वो हमारी मार्जिनल सील को डिस्टर्ब ना कर सके। और दूसरी चीज, इट विल टेक अप स्ट्रेन इफ द अमेलगम एक्सपैंड्स। अगर अमेलगम एक्सपैंड करता है फ्यूचर में मॉइस्चर कंटामिनेशन की वजह से, किसी भी और रीजन की वजह से, तो उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा कैविटी वॉल्स पे वो ये कैविटी वार्निश टेक अप कर लेगा अ पार्ट ऑफ इट। तो वो हेल्प कर रहा है, ठीक है, एक तरह से हेल्प कर रहा है हमारे एल्गम को कि अगर उसमें किसी भी तरह से एक्सपेंशन होगा तो उसमें कैविटी वार्निश अपना वो करेगा, रोल प्ले करेगा और वो सारा जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है हमारे डेंटिन और पल्प पे उसमें से वो प्रेशर उस पे ले लेगा। और उसके अलावा वो सील करता है कैविटी वॉल्स को और मार्जिनल सील प्रोवाइड करता है। तो कैविटी वार्निश इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है किस चीज का बना हुआ होता है, इसका फंक्शन क्या है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। तो ये सारे डिस्कस हो गए हैं। अब तक सब कुछ क्लियर है? कि कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। हमने करा है मार्जिनल, बेसिकली अभी हमने करा है मार्जिनल जो सील है उसको कैसे हमने प्रोवाइड करना है, और सेकेंडली हमने बात की कि मॉइस्चर कंटामिनेशन की वजह से क्या होगा, जिंक जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा जिंक ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और उसके रिजल्ट में क्या होता है, एक्सपेंशन होती है। अच्छा, इससे पहले हम बात की थी एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की, कि इनिशियली जो एक्सपेंशन है वो किन रीजंस की वजह से होती है, लेथ कट अलॉयज में, या हमारा जो मर्क्यूरी टू अलॉय रेशियो है वो इंक्रीज होता है, हाई होता है तो होती है, या पे हमारे सैचुरेशन टाइम अगर शॉर्टर होगा तो एक्सपेंशन होगी। कॉन्ट्रैक्शन कब हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन तब होती है जब हमारे लॉन्गर सैचुरेशन टाइम होगा तो होगी। उसके अलावा अगर हमारे स्मॉल फाइन ग्रेन पार्टिकल होते हैं तो होगी, जैसे स्फेरिकल स्फीरॉइडल हो गए, एडमिक्स्ड हो गए। अगर हमारा मर्क्यूरी अलॉय रेशियो कम है तो होगी। अच्छा, और हमने क्या बात की थी, हाँ, सेटिंग रिएक्शन के वक्त, सेटिंग रिएक्शन के वक्त इनिशियली क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है फर्स्ट आवर में, उसके बाद एक्सपेंशन होती है जब सारे फेजेस फॉर्म हो जाते हैं, और रिजल्टेंट क्या होता है, स्लाइट एक्सपेंशन और स्लाइट कॉन्ट्रैक्शन डिपेंडिंग ऑन अदर फैक्टर्स। तो ये हमारा डायमेंशनल चेंज खत्म हो गया कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किन किन रीजंस की वजह से आ रहे हैं और हम उन्हें कैसे ओवरकम कर सकते हैं। आई होप डायमेंशनल चेंज इजीली सबको समझ आ गया हो। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हो, चैट पे कोई क्वेश्चन करना हो तो। अब हम आगे जा रहे हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज स्ट्रेंथ।
स्ट्रेंथ इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो फिलिंग मटेरियल में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर फिलिंग मटेरियल हम यूज करें हमारी ओरल कैविटी में और ये अमेलगम है, देन अमेलगम कहाँ पे यूज हो रहा है? पोस्टीरियर टीथ में। पोस्टीरियर टीथ पे हर वक्त ऑक्लूजल लोड्स आ रहे हैं, ऑक्लूजल प्रेशर पड़ रहा है, मैस्टिकेटरी लोड्स हैं और हम कुछ ना कुछ बाइट कर रहे हैं। तो जो हमारे ऑक्लूजल लोड्स आ रहे हैं उनको ओवरकम करने के लिए हमारी जो भी फिलिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो जरा सा भी ऑक्लूजल लोड या मैस्टिकेटरी लोड पड़ेगा और वो हमारे क्रैक फॉर्म हो जाएंगे, हमारी जो फिलिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और उसमें उतनी वो नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी। ये जिसका भी कैमरा ऑन है वो अपना कैमरा खुद बंद कर दे क्योंकि खामी में ऑन हुआ है और डिस्टर्बेंस कर रहा है। ओके अच्छा एंड आई वुड प्रेफर कि अपने कैमरास ऑफ रखे जाएं, ठीक है? ओके स्ट्रेंथ जो है जो अमेलगम है उसमें फॉरन से स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होती। स्ट्रेंथ डेवलप होने में कम से कम 24 आवर्स लगते हैं। जब पेशेंट हमारे पास आता है हम उसकी फिलिंग करते हैं और उसको हम भेज देते हैं, ठीक है? तो इनिशियल 1 आवर में जो हमने फिलिंग करके उसको भेज दिया है वो जो स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल मिनिमम होती है। इसीलिए ये हमेशा बोला जाता है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपने उस तरफ से बाइटिंग नहीं करनी जिस तरफ से हमने फिलिंग करके पेशेंट को भेज रहे हैं। जिस तरफ फिलिंग हुई है उस तरफ हम कम से कम 1 दिन के लिए बाइटिंग मना करते हैं, क्योंकि अगर बाइट करेंगे तो उस पे ऑक्लूजल प्रेशर पड़ेगा, लोड होगा और मैस्टिकेटरी लोड की वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी कि वो स्ट्रेंथ पूरी डेवलप हुई भी नहीं है, हमारे जो फिलिंग मटेरियल है वो ब्रेक ऑफ होना शुरू हो जाएगा, उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो हम इनिशियली 1 आवर जब हम फिलिंग करके पेशेंट को भेजते हैं तो हम ये इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उस तरफ से बाइट ना करें, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो फिलिंग मटेरियल है वो बहुत वीक है, प्रोन टू फ्रैक्चर होता है, प्रोन टू फ्रैक्चर है, बहुत वीक है और फॉरन हमारे बाइटिंग प्रेशर से या हमारे मैस्टिकेटरी प्रेशर से ब्रेक हो सकता है। अच्छा, अब जो स्फेरिकल अलॉयज होते हैं या कॉपर एनरिच्ड अलॉयज होते हैं उनमें स्ट्रेंथ जल्दी डेवलप हो जाती है एज कंपेयर टू कन्वेंशनल लेथ कट अलॉयज। स्फेरिकल अलॉय को अगर हम कंपेयर करेंगे विद लेथ कट तो स्फेरिकल में स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसी तरह अगर हम कन्वेंशनल अलॉय और वो करेंगे, कंपेयर करेंगे विद अवर कॉपर एनरिच्ड अलॉय जिसमें कॉपर कंटेंट ज्यादा है, तो कॉपर एनरिच्ड अलॉय की स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि कॉपर एनरिच्ड अलॉयज में कॉपर कंटेंट है, कॉपर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से गैमेट फेज नहीं बन रहा। जहां पे भी गैमेटो फेज नहीं बनेगा वो स्ट्रक्चर वीक नहीं होगा। गैमेटो फेज जो है वो हार्मफुल है हमारी कैविटी अमेलगम फिलिंग के लिए, मैंने पहले बताया था। ओके तो इसमें था डेवलप स्लोली and it will take up to 24 hours to reach a reasonable value and continues to increase slightly for some time after that. तो 24 आवर्स मिनिमम लगेंगे हमारी स्ट्रेंथ डेवलप होने में और इट मे टेक मोर देन 24 आवर्स, इट डिपेंड्स कंप्लीटली, ठीक है? इट मे टेक 24 आवर्स और मोर। दूसरी चीज ये थी कि पेशेंट इंस्ट्रक्टेड नॉट टू अप्लाई अनड्यू स्ट्रेस to the freshly placed amalgam filling as amalgam is relatively weak at that time और spherical alloy और copper enriched alloy की strength ज्यादा होगी as compared to spherical alloy को कंपेयर करेंगे कन्वेंशनल लेथ कट alloy से तो spherical alloy की ज्यादा है, copper enriched alloy को अगर हम कंपेयर करें कन्वेंशनल से तो भी copper enriched की ज्यादा होती है स्ट्रेंथ। क्लियर है? आगे चलें। ओके and the material is usually considered brittle requiring adequate support from surrounding structure. बेसिकली क्या होता है, अगर हम थिन सेक्शंस में अमेलगम की फिलिंग करेंगे, जो कि स्पेशली मार्जिन्स की बात हो रही है कि अगर मार्जिन्स पे अगर थिन सेक्शन अमेलगम के रह गए हैं तो वो होंगे ब्रिटल, ठीक है, वीक होंगे। और क्या होगा, उन्हें अगर सपोर्ट नहीं मिल रही है तो वो ब्रेक कर जाएंगे, वो फ्रैक्चर हो जाएंगे, ठीक है? मटेरियल को बहुत जरूरी है अमेलगम को स्पेशली कि हमने उसको एक स्पेसिफिक टेक्निक से फिल करना है और इसमें टेक्निक से फिलिंग होना बहुत जरूरी है एंड उससे ज्यादा जरूरी है उसकी कैविटी प्रिपरेशन।
कैविटी क्रिएशन अगर प्रॉपर नहीं हुई भी होगी तो हमारी फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी, और अगर फिलिंग प्रॉपर नहीं होगी तो वही थिन सेक्शंस में मार्जिन्स पे हमारी फिलिंग रह जाएगी, फिलिंग मटेरियल, जिसकी वजह से ये बाद में प्रॉब्लम कर सकता है। क्या प्रॉब्लम कर सकता है कि हमारी फिलिंग फ्रैक्चर हो। मर्क्यूरी कंटेंट आल्सो अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ अमेल्गम। तो मर्क्यूरी कंटेंट हमारा कम होना चाहिए, 50% से कम होना चाहिए। अगर 50% से ज्यादा होगा तो वही भी हमारी स्ट्रेंथ अफेक्ट होगी, क्योंकि मर्क्यूरी इटसेल्फ जो है वो अलॉय के साथ यूज हो जाता है जितनी क्वांटिटी में वो दी गया है। अगर ज्यादा होगा तो वो हार्मफुल हो जाएगा, हमारी स्ट्रेंथ पे इफेक्ट करेगा। तो मर्क्यूरी की एक रेंज दी गई है 44 से 48%, इतनी मर्क्यूरी यूज होनी चाहिए, इससे ज्यादा मर्क्यूरी यूज नहीं होनी चाहिए। ओके, आई थिंक देयर इज अ क्वेश्चन, तो मैं उस क्वेश्चन को देखती हूँ। ओके, अब आ रही है आवाज? आई होप अब आना शुरू हो गई हो, कोई इशू नहीं हो रहा। अच्छा, मर्क्यूरी जो है वो 44 से 48% होनी चाहिए। अगर 44 से 48% मर्क्यूरी नहीं यूज होगी तो वो हमारे स्ट्रक्चर को वीक करेगी, तो हमारी जो वो वीक हो जाएगी। अगर मर्क्यूरी कंटेंट है कम होगा या ज्यादा होगा, 44 से 48% की लिमिट दी गई है मर्क्यूरी के लिए, और इससे ज्यादा मर्क्यूरी यूज नहीं होनी चाहिए, ना ही इससे कम होनी चाहिए। ओके, अच्छा, मेरी तरफ से तो कोई इशू नहीं है। आप अपनी तरफ से एक दफा चेक करो कि मैं तो माइक के पास ही बोल रही हूँ। अगर किसी और को इशू हो रहा है आवाज का तो मुझे बताओ, अपने स्पीकर का वॉल्यूम तेज करो तो होपफुली ये बेटर हो जाए। अच्छा, स्ट्रेंथ की बात हो रही थी। स्ट्रेंथ कैसे होती है? इनिशियली हमारी जो अमेल्गम होती है वो बहुत वीक होती है, 24 आवर्स में वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ जो है वो अचीव करती है, या मे बी 24 आवर्स से भी ज्यादा लग सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमने बोला था इनिशियली जब हम पेशेंट आता है हम उसकी फिलिंग करते हैं, हम उसको घर भेजेंगे तो हम उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उस तरफ से बाइटिंग नहीं करे, चूइंग नहीं करे। अगर बाइटिंग और चूइंग करेगा तो क्या होगा, हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी वीक है, अभी उसमें पूरी तरह स्ट्रेंथ नहीं है, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है, और उसकी वजह से हमारे स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज होगी। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मर्क्यूरी कंटेंट 44 से 48% होगा तो हमारी मैक्सिमम जो ऑप्टिमम स्ट्रेंथ है वो अचीव होगी। अगर हमारी मर्क्यूरी कंटेंट 50% से ज्यादा होगा तो वो हमारी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा, और इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि हमारी मर्क्यूरी कंटेंट 44 से 48% ही हो। अच्छा, और एक और चीज थी कि जब भी हम फिलिंग करेंगे तो हमने इस बात का ख्याल रखना है कि थिन सेक्शंस नहीं हो। अगर थिन सेक्शंस होंगे तो मटेरियल जो है ब्रेक ऑफ करेगा, फ्रैक्चर करेगा, तो हमने ये ख्याल रखना है कैविटी प्रिपेयर करते हुए कि कोई भी ऐसे थिन सेक्शंस नहीं हो अमेल्गम के जो कि जिनमें बाद में प्रेशर पड़ने से हमारी अमेल्गम फिलिंग ब्रेक हो सके, फ्रैक्चर हो सके, ठीक है। ये तो स्ट्रेंथ हो गई। ओके ओके, अब एक और चीज, मटेरियल जो हमने अभी बताया था ना कि थिन हो अगर होगा मार्जिन से तो वो वीक हो जाएगा, वीक होने की वजह से क्या होगा, मटेरियल इज वीक इन सेक्शंस एंड अनसपोर्टेड एजेस आर रेडिली फ्रैक्चर्ड, ये तो मैंने अभी बताया, सपोर्टेड होगा फ्रैक्चर हो जाएगा। अंडर ऑक्लूजल लोड्स जो कहलाता है डिचिंग, ठीक है। अब ये दिखाई गई है कि डिचिंग कैसे दिखती है, ठीक है। यहाँ पे देखो डिचिंग दिख रही है, ये मैंने रेड से मार्क किया हुआ है, डिच पड़ गया है। डिच कैसे पड़ा है, जब मटेरियल थिन सेक्शन में हमने यहाँ पे ऊपर यूज किया है अनसपोर्टेड अमेल्गम, अमेल्गम नीचे, सॉरी एनामल हमारा नीचे है, अमेल्गम हमारे ऊपर तक आ रही है, तो ये थिन सेक्शन में अमेल्गम प्रेजेंट था, जब इस पे ऑक्लूजल लोड पड़ा तो उसकी वजह से यहाँ पे डिच फॉर्म हो गई, ये देख रहे हो डिच फॉर्म हो गई, ये डिच की वजह से यहाँ पे ये पार्ट फ्रैक्चर हो गया और ये डिच फॉर्म हो गई।
हार्डनेस ऑफ अमेलगम इज लोअर देन दैट ऑफ एनामल, ये तो ऑब्वियसली नोन फैक्ट है. सरफेस फैसेट्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन इन कांटेक्ट विद कस्प ऑफ अपोजिंग टीथ. अब यहाँ बात हो रही है कि सरफेस फैसेट्स बनते हैं. अच्छा, सरफेस फैसेट्स क्या होते हैं? अगर मार्जिन पे हमारे ये ब्रेक ऑफ हो रहा है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये मार्जिन पे ब्रेक ऑफ हो रहा है, राइट? तो ये तो हो गया डिचिंग. अगर हमारे बीच में, ठीक है, हमने जो ये देखो, जब बीच में हमने ये वाला एरिया जो है, ठीक है, इस एरिया में जो है हमारे अपोजिंग जो डेंटिशन है उसका कस्प आके लगे, तो उसकी वजह से क्या बन जाएंगे? सरफेस फैसेट्स. तो ये दो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं कि अनसपोर्टेड हमारा अमेलगम फिलिंग है, मटेरियल थिन सेक्शन में यूज हुआ है, क्या होगा? फ्रैक्चर हो जाएगा. फ्रैक्चर हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे ये डिचेस पड़ गए. मार्जिन पर हमेशा डिचेस पड़ेंगी. अच्छा, यहाँ इस एरिया में क्या होता है? अगर बीच का एरिया होगा तो पे क्या होता है? थिन सेक्शन की वजह से जब ओक्लूजल लोड पड़ता है तो सरफेस फैसेट बन जाते हैं. सरफेस फैसेट्स क्यों बने? क्योंकि अपोजिंग डेंटिशन, मतलब अगर लोअर हमने अमेलगम की फिलिंग की हुई है और अपर आर्च का दांत आके उससे ऑक्लूड कर रहा है, अपर आर्च के दांत का जो एक कस्प होगा वो आके उस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है और उस वजह से वहां पे सरफेस फैसेट बन जाएगा. अच्छा, अमेलगम में एब्रेजन रेजिस्टेंस की क्वालिटी मौजूद होती है, ठीक है, तो इसलिए अमेलगम जो है वो अब्रेजन रेजिस्टेंस कराता है. अच्छा, अब्रेजन हो क्यों रही है? अब्रेजन दो तीन वजूहात की वजह से हो सकती है. पहली चीज, हम टूथब्रशिंग कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकती है. दूसरी चीज, हम कोई भी ऐसी हार्ड सब्सटेंसेस चू कर रहे हैं तो उसकी वजह से अब्रेजन हो सकती है. तो जहाँ पे भी कोई भी चीज आ रही है जो हम चूइंग में यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से अब्रेजन हो सकती है हमारे फिलिंग मटेरियल में, तो उसको रेजिस्ट करने की इसमें काफी अच्छी पोटेंशियल होती है. इसीलिए अमेलगम पोस्टीरियर टीथ्स में यूज किया जाता है, एंटीरियर में उसका कोई फंक्शन नहीं है. पहली बात, क्योंकि ये सिल्वरिश ग्रे कलर का है, ट्रुथ कलर नहीं है. दूसरी चीज, इसमें स्ट्रेंथ का एक फैक्टर है जो कि हमारी पोस्टीरियर टूथ रेस्टोरेशन में फायदेमंद. ओके, तो हम अब इसको स्ट्रेंथ को वो करते हैं. अच्छा हाँ, ये देखो सरफेस फैसेट्स, उसमें मैंने तुम लोगों को डिचिंग दिखाई है, ठीक है, ये मार्जिन्स पे डिचिंग हुई है. अब आगे वाली ये सरफेस फैसेट देख लो, ये फिलिंग हुई हुई है, ठीक है, पूरी प्रॉपर, इसमें मार्जिन्स नहीं थी. तो यहाँ पे देख रहे हो ये ऑक्लूजल लोड पड़ा और अपोजिंग डेंटिशन का ये कस ने यहाँ पे बना दिया सरफेस फैसेट, ठीक है. इसी तरह यहाँ पे भी ये देख रहे हो डिच, ये बीच में जो आया हुआ है, मैंने बताया था ना, अगर हमारी फिलिंग के बीच में होगा तो वो होगा सरफेस फैसेट, अगर यहाँ पे साइड्स पे होता है तो वो होता है डिचिंग, ठीक है. ये दो चीजें हैं, एक डिचिंग जो कि यहाँ पे दिख रही है जो हमारे मार्जिन पे होगी, मार्जिन पे डिचिंग, और इधर दिखा रहे हैं सरफेस फैसेट. ये सरफेस फैसेट है और यहाँ पे भी ये सरफेस फैसेट है, ठीक है. तो स्ट्रेंथ हो गया है कंप्लीट. अब मैं इसी को रिवाइज करती हूँ, डायमेंशनल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ को, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट रह गए हैं, और फिर तुम लोगों को कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ लो. हमने आज दो चीजें की हैं, एक किया है अच्छा, सबको समझ आ गया सरफेस फैसेट क्या है, डिचिंग क्या है? अच्छा, इतना मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत बेसिक, ठीक है. तो आज हमने किए हैं दो प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी की है हमने डायमेंशनल चेंज और दूसरी की है हमने स्ट्रेंथ. डायमेंशनल चेंज को तो मैंने बहुत ज्यादा रिवाइज किया, तो मैं एक दफा इसको रिवाइज कर देती हूँ. स्ट्रेंथ को, स्ट्रेंथ 24 आवर्स में डेवलप होती है. इनिशियली वीक सब्सटेंस है, अमेलगम वीक होता है इनिशियल फर्स्ट बार में, जब हम कैविटी प्लेस करके भेजते हैं, पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि उस तरह से बाइट ना करे. स्फेरिकल अलॉय की स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू लेथ कट अलॉय ज्यादा होगी, कॉपर एंड निशल अलॉय की एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल अलॉय ज्यादा होगी, और उसके अलावा मटेरियल ब्रिटल होता है अगर उसमें प्रॉपर सपोर्ट नहीं दी, इसलिए बहुत ज्यादा टेक्निक सेंसिटिव मटेरियल होता है. हमने इसकी फिलिंग जो करनी होती है उसमें कैविटी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से करनी है, और अगर कोई इशू आएगा तो वो इसलिए आएगा कि मर्क्यूरी कंटेंट हमारा डिस्टर्ब होगा, तो हमने मर्क्यूरी कंटेंट को भी अच्छे से फॉलो करना है. 44 से 48% अगर मर्क्यूरी कंटेंट होगा तो वो ऑप्टिमम स्ट्रेंथ देगा, अगर 50% से ज्यादा होगा तो हमारी स्ट्रेंथ खराब होगी. तीसरी चीज ये बताई थी कि मटेरियल वीक होता है, थिन सेक्शंस में अनसपोर्टेड एजेस होंगी, उस पर ऑक्लूजल लोड आएगा तो यहाँ पे मार्जिन्स पे डिचेस बन जाएंगे. क्यों? क्योंकि फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर होकर हमारा अमेलगम ब्रेक ऑफ हो जाएगा, डिच फॉर्म हो जाएंगे. और दूसरी बात ये बताई गई थी कि अगर जो मार्जिन पे हो रहा है वो तो डिचिंग हो रहा है,
बट अगर हमारे सरफेस फैसेट्स प्रोड्यूस होंगे, जब ऑपोडेंटेशन का ऑक्लूजल जो हमारा प्रेशर पड़ेगा और अपोजिटेशन के जो कस्प है वो आएंगे और उसकी वजह से सरफेस फैसेट्स फॉर्म हो जाएंगे। तो दो प्रॉब्लम आएंगी, एक तो सरफेस फैसेट्स बनेंगे और दूसरी हमारी डिचिंग हो सकती है। और इसमें अब्रेशन रेजिस्टेंस अच्छी होती है। स्ट्रेंथ इसकी ये सम अप हो गया स्ट्रेंथ का। अच्छा, इसके अलावा ये भी ये हाँ एक बात रह गई कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा होगी, अमेल्गम की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, तभी तो ऑक्लूजल लोड्स को ये बेयर कर लेता है, राइट। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में ऑक्लूजल लोड्स बेयर कर सकता है ये। ठीक है, और यहाँ तक हमने कर लिया है स्ट्रेंथ तक। तो अभी तक कोई इशू कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछो, मैं जवाब देती हूँ। और ऑलमोस्ट हमारे लेक्चर खत्म होने का टाइम हो गया है, 2-3 मिनट है। अगर कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई चीज समझ नहीं आई, आज बहुत इजी था, सिर्फ प्रॉपर्टीज हमने 2 की हैं। कल मेरा अगेन 9 बजे लेक्चर है, आ जाना, ठीक है, ताकि हम प्रॉपर्टीज को आगे कंटिन्यू करें। कल हम क्रीप करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, टार्निश करेंगे, प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे कल, और कोशिश करेंगे मैनिपुलेटिव वेरिएबल स्टार्ट करने, बट कम से कम प्रॉपर्टीज तो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर सी यू टुमारो। आई होप सबको समझ आ रहा हो, कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन कुछ भी चीज तो पूछ लो। आई गेस सबको समझ आ गया है। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, अभी पढ़ना ये वाला पूरा टॉपिक डायमेंशनल चेंजेस का और स्ट्रेंथ का, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, पूछ लेना। वैसे बिल्कुल बेसिक और सिंपल है, कुछ कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। फिर भी अगर कोई चीज नहीं समझ आई हो तो कल सुबह 9 o'clock मेरा लेक्चर होगा, तो उसमें मुझसे पूछ सकते हो। बाकी फिर हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमने यहीं तक करा है। एक दफा और देख लो, ये डिचेस बनी हुई है, यहाँ पे डिचिंग हुई है, और ये है सरफेस। दोनों में क्या फर्क है? डिचिंग हमेशा मार्जिन पे होती है, सरफेस फैसेट हमेशा अंदर की तरफ होगी। ठीक है, ये भी सरफेस फैसेट है। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर समझ आया हो। कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, सबको क्लियर है। तो फिर मैं अब रखती हूँ, फिर कल हम लोग आगे प्रॉपर्टीज करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।